कुछ लोग होते हैं जो बात बात पर इतना भड़क जाते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ में बैठे रहते हैं लेकिन लगता है जैसे वो कहीं और हैं, जैसे उनके अंदर कोई दीवार खड़ी है जो किसी को पास नहीं आने देती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई एक खास आवाज सुनकर, कोई एक खास खुशबू आने पर या किसी जगह का माहौल देखकर अचानक इतनी बेचैनी होती है कि वो खुद नहीं समझ पाते कि उनके अंदर क्या टूट रहा है। हम ऐसे लोगों को देखकर सोचते हैं कि यार, इतना सेंसिटिव क्यों है, इतनी छोटी बात पर इतना बड़ा रिएक्शन क्यों देता है। जो हो गया उसे भूलो और आगे बढ़ो। यह सोचना बहुत स्वाभाविक लगता है, लेकिन आज जो आप सुनने वाले हैं उसके बाद शायद यह सवाल आपकी जबान पर दोबारा नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, सुनो बुक्समरी में आपका स्वागत है। आज जिस किताब की बात होने वाली है उसका नाम है द बॉडी कीप्स द स्कोर और इसे लिखा है बेसल वैन डर कोल्क ने, जो एक मनोचिकित्सक हैं और जिन्होंने पिछले 40 सालों में हजारों ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो ट्रॉमा से गुजरे हैं। वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। टॉम एक फौजी था जो वियतनाम की जंग लड़कर लौटा था। जंग खत्म होने के 10 साल बाद वो एक कामयाब वकील बन चुका था। उसके पास अपना घर था, बीवी थी, 2 बच्चे थे और बाहर से देखने पर जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। लेकिन हर साल जब इंडिपेंडेंस डे आता था और पूरा शहर आतिशबाजी से जगमगाता था तो टॉम अपने घर नहीं जाता था। वो अपने दफ्तर में अकेला बंद हो जाता था, पुरानी तस्वीरें निकालता था और खुद को शराब में डुबो देता था, क्योंकि वो जानता था कि आतिशबाजी की वो तेज आवाजें उसे वापस खींच ले जाएंगी उस धान के खेत में जहां उसके साथी उसकी आंखों के सामने मर रहे थे। वो यह भी जानता था कि उस हालत में अपने बच्चों के पास रहना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उनकी हंसी, उनका शोर उसे इस कदर बेचैन कर देता था कि वो डरता था कि कहीं वो उनके साथ कुछ कर ना बैठे। रात को अगर नींद आती भी थी तो सपने में मरे हुए बच्चों के चेहरे दिखते थे। अपनी बीवी के लिए दिल में कोई गर्माहट नहीं बची थी। हालांकि जंग के दौरान उसी बीवी की चिट्ठियां उसे उस नर्क में जिंदा रहने की एक वजह देती थीं। वो खुद कहता था कि मैं अंदर से मरा हुआ हूं, बाहर सब कुछ है लेकिन भीतर कुछ भी नहीं बचा। अब शायद आप सोच रहे हो कि यह तो एक फौजी की कहानी है, उसने जंग देखी थी इसलिए ऐसा हुआ, हमारी जिंदगी से इसका क्या लेना देना। लेकिन यहीं पर असली बात शुरू होती है। एक बड़ी सरकारी रिसर्च बताती है कि हर 5 में से 1 इंसान के साथ बचपन में यौन शोषण हुआ है, हर 4 में से 1 को इतना मारा गया है कि शरीर पर निशान पड़ गए, हर 3 में से 1 जोड़े के रिश्ते में कभी ना कभी मारपीट हुई है और हर 4 में से 1 ऐसे घर में पला बड़ा है जहां कोई शराबी था। ये किसी दूर देश की बात नहीं है, ये हमारे घरों में है, हमारे मोहल्लों में है, हमारे अपनों के बीच में है। और इन सब लोगों से हम बस यही कहते रहते हैं कि भूल जाओ, आगे बढ़ो, कमजोर मत बनो। लेकिन वैन डर कोल्क कहते हैं कि यह सलाह न सिर्फ गलत है बल्कि नुकसानदेह है, क्योंकि ट्रॉमा कोई कमजोरी नहीं है और यह सिर्फ दिमाग की बात भी नहीं है। यह आघात शरीर में रहता है, मांसपेशियों में, सांसों में, दिल की धड़कन में। और जब तक शरीर को ठीक नहीं किया जाता, सिर्फ बातों से, सिर्फ दवाइयों से, सिर्फ खुश रहो कहने से कुछ नहीं बदलने वाला। यही इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सच है। आज हम जानेंगे कि यह ट्रॉमा दिमाग और शरीर के साथ असल में करता क्या है, बचपन के जख्म किस तरह पूरी जिंदगी की दिशा मोड़ देते हैं, और सबसे जरूरी यह कि उन जख्मों से बाहर निकलने का रास्ता आखिर है कहां। जब टॉम पहली बार क्लिनिक में आया तो वो एक उलझा हुआ, थका हुआ, शराब की गंध में लिपटा हुआ इंसान था। उसने जो कहानी सुनाई वो सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं थी। एक धान के खेत में उसके पूरे दस्ते पर अचानक हमला हुआ था और उसका सबसे करीबी दोस्त एलेक्स, जिसके साथ वो खाना खाता था, चिट्ठियां पढ़ता था, जो उसके लिए असली भाई से कम नहीं था, वो उसी खेत में मुंह के बल गिरा और फिर कभी नहीं उठा। टॉम बच गया, लेकिन जिस तरह से वो बचा उसका बोझ उससे भी भारी था। अगले दिन गुस्से और दर्द में डूबे टॉम ने एक पास के गांव में जो किया वो उसने कभी किसी को नहीं बताया। बरसों बाद जब वो सब बाहर आया तो टॉम फूट फूट कर रोया और बोला कि मैं घर इसलिए नहीं लौट सका क्योंकि जो इंसान उन चीजों को कर सकता है वो इंसान अपनी बीवी की आंखों में कैसे देखे, अपने बच्चे का पहला कदम कैसे देखे। यही वो लम्हा था जब पहली बार ये बात साफ हुई कि ट्रॉमा सिर्फ बुरी यादों का नाम नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत गहरा, कुछ ऐसा जो इंसान को अंदर से बदल देता है। लेकिन इस समझ तक पहुंचने से पहले यह देखना जरूरी था कि उस दौर में पूरी मेडिकल दुनिया
इस सच से कितनी दूर खड़ी थी। जो फौजी जंग से लौट कर आते थे उन्हें तरह तरह के नाम दिए जाते थे। किसी को शराबी कहा जाता, किसी को उदास, किसी को सनकी और खतरनाक। डॉक्टर्स तेज दवाइयां देते थे और उम्मीद करते थे कि इंसान ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक कोई नहीं हो रहा था। दवाइयां इतनी तेज होती थीं कि मरीज एक किस्म की धुंध में जीने लगते थे। न ठीक से जिंदगी जी पाते थे, न ठीक से कुछ महसूस कर पाते थे। दशकों पहले एक डॉक्टर एब्रम कार्डिनर ने पहले विश्व युद्ध के फौजियों के बारे में लिखा था, और उनकी किताब में जो लक्षण बताए गए थे वो हूबहू वैसे ही थे जो इन मरीजों में दिख रहे थे। कार्डिनर ने तभी लिख दिया था कि यह ट्रॉमा सिर्फ दिमाग में नहीं होता, यह पूरे शरीर की प्रतिक्रिया है। लेकिन किसी ने उस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर बड़ी जंग के बाद यही होता रहा है। जब तक जंग चलती है दुनिया को फौजियों की तकलीफ दिखती है। जंग खत्म होते ही लोग भूल जाते हैं और फौजी अकेले रह जाते हैं अपने अंधेरे के साथ। तभी एक और मरीज आया जिसका नाम बिल था। बिल एक पूर्व फौजी था जो वियतनाम से लौटने के बाद एक चर्च में पादरी बन गया था। जिंदगी ठीक चल रही थी जब तक उसके घर में बच्चा नहीं आया। एक दिन उसकी बीवी काम पर गई और बिल अकेले बच्चे के साथ था। बच्चा रोने लगा और बस उसी रोने की आवाज के साथ बिल के दिमाग में जंग की यादें ताजा हो गईं। जलते हुए बच्चों के चेहरे, उनकी चीखें, सब कुछ एक साथ। वो इतना घबरा गया कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे पागल घोषित कर दिया और कहा कि इसे एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को भ्रम होने लगते हैं, और उसे तेज दवाइयां देने की तैयारी हो गई। वैंडर कोल्क ने रोका, खुद बिल से बात की, और जो बात उन्होंने कही वो बाद में बहुत मशहूर हुई। उन्होंने कहा कि यह इंसान पागल नहीं है, यह इंसान अपनी यादों का कैदी है। फिर बिल के साथ एक टेस्ट किया गया जिसमें स्याही के धब्बे दिखाए जाते हैं और पूछा जाता है कि आपको इसमें क्या नजर आता है। आमतौर पर लोगों को तितलियां दिखती हैं, फूल दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं। बिल ने एक धब्बा देखा और चीख पड़ा। उसे उसमें एक जलते हुए बच्चे का जिस्म दिखा। वो पसीने में भीग गया, सांसें तेज हो गईं, क्योंकि वो उस कमरे में नहीं था, वो जंग में था। 10 साल बाद भी ये देखकर पहली बार सच में समझ आया कि फ्लैशबैक दरअसल क्या चीज है। ये कोई याद नहीं है जो दिमाग में चलती है, ये एक पूरा अनुभव है जिसे शरीर दोबारा जीता है। वही डर, वही दर्द, वही बेबसी, सब कुछ फिर से, ठीक वैसे जैसे वो घटना अभी इसी पल हो रही हो। जब यही टेस्ट बाकी फौजियों पर किया गया तो नतीजे और भी चौंकाने वाले थे। 21 में से 16 फौजियों ने उन धब्बों में अपनी जंग देखी। किसी ने कहा, यह मेरे दोस्त की आंतें हैं जो गोले से बाहर आ गई थी। किसी ने कहा, यह मेरे साथी की गर्दन है जिसका सिर उड़ गया था। और बाकी 5 ने कहा कि इसमें कुछ नहीं है, बस स्याही है। यह भी उतना ही चिंताजनक था, क्योंकि इसका मतलब था कि ट्रॉमा ने उनकी कल्पना करने की ताकत ही छीन ली थी। लेकिन यह सब जानने के बावजूद एक बड़ी दीवार खड़ी थी। उस वक्त PTSD यानी ट्रॉमा के बाद की तकलीफ को कोई ऑफिशियल नाम तक नहीं दिया गया था। यह कोई मान्यता प्राप्त बीमारी नहीं थी, तो इलाज कहां से शुरू होता? काफी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार PTSD को एक ऑफिशियल बीमारी के रूप में पहचान मिली। यह बड़ा कदम था, लेकिन बस शुरुआत थी। तभी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट सामने आया जिसने सोच की पूरी दिशा हमेशा के लिए बदल दी। एक रिसर्चर ने कुछ कुत्तों को बंद पिंजरों में रखकर उन्हें बिजली के झटके दिए। कुत्ते चिल्लाते रहे, छटपटाते रहे, लेकिन बाहर नहीं निकल सके। फिर जब पिंजरे खोले गए और दोबारा झटके दिए गए, तो जो कुत्ते पहले कभी बंद नहीं किए गए थे वो तुरंत भाग गए। लेकिन जिन्हें पहले बेबस करके झटके दिए गए थे वो बस वहीं पड़े रहे, रोते रहे, भागे नहीं। दरवाजा खुला था, रास्ता बिल्कुल साफ था, लेकिन वो हिले तक नहीं। आपकी जिंदगी में भी क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते थे कि बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है, लेकिन कुछ था अंदर जो आपको जकड़े हुए था और आप खुद नहीं समझ पा रहे थे कि वो ताकत क्या है? यही वो सवाल था जो रात को नींद नहीं आने देता था। और इसी सवाल का पीछा करते हुए एक ऐसी दुनिया में कदम रखा गया जिसे आज तक नजरअंदाज किया जाता रहा था, शरीर की दुनिया। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी था कि ट्रॉमा के वक्त हमारे दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। और जो बात आगे सामने आई वो आज भी मेडिकल दुनिया में एक रिवॉल्यूशन मानी जाती है। एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक दिलचस्प सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास अब एक ऐसी मशीन है
जो यह दिखा सकती है कि दिमाग के अंदर किस वक्त क्या चल रहा है। तो क्या हम यह जान सकते हैं कि जब किसी को फ्लैशबैक आता है तो उनके दिमाग में वाकई में क्या होता है? कुछ मरीजों से पूछा गया कि क्या वो इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेंगे, जिसमें उन्हें एक बड़ी मशीन के अंदर लेटना था और उनके सबसे दर्दनाक पलों की एक रिकॉर्डिंग सुनाई जानी थी। सबने हाँ कहा और सबने एक ही बात कही कि अगर हमारे दर्द से किसी और की मदद हो सके तो यह करना जरूरी है। उनमें से एक थी मार्शा, एक स्कूल टीचर। 13 साल पहले वो अपनी 5 साल की बेटी मेलिसा को समर कैंप से लेकर आ रही थी। कार में एक आवाज बजी जो बता रही थी कि बच्ची की सीट बेल्ट ठीक से नहीं लगी है। मार्शा ने उसे ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया और उसी एक पल में एक रेड लाइट पार कर गई। दूसरी तरफ से आती गाड़ी ने उनकी कार में टक्कर मारी। मेलिसा उसी वक्त चली गई और मार्शा के पेट में जो 7 महीने का बच्चा था वो भी उस रात नहीं बचा। उस रात के बाद मार्शा बदल गई। हंसने वाली जिंदा दिल औरत कहीं खो गई। बच्चों की हंसी भी सुनना उनके लिए असहनीय हो गया, इसलिए उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। दिन रात काम में डूबी रहती थीं ताकि उस एक लम्हे से ध्यान भटके जो बार बार लौट कर आता था। मशीन में लेटने के बाद जैसे ही उस हादसे का ब्यौरा मार्शा के कानों में पड़ा, उनकी धड़कन तेज हो गई और खून का दबाव उछल गया। 13 साल बीत चुके थे, लेकिन उनका शरीर अभी भी उसी हादसे में फंसा हुआ था। जब स्कैन के नतीजे आए तो वो इतने चौंकाने वाले थे कि महीनों तक हर रात उन्हें देखा जाता रहा। दिमाग के एक हिस्से में एक बड़ा लाल धब्बा था जो बता रहा था कि वहां बेहद तेज हलचल है। यह दिमाग का वो इलाका था जो हमारी भावनाओं को संभालता है। इसके अंदर एक छोटी सी जगह होती है जो दिमाग का अलार्म सिस्टम है। जैसे घर में लगा फायर अलार्म आग लगते ही बजने लगता है, ठीक वैसे ही मार्शा के स्कैन में यह अलार्म पूरी तरह चालू था, बिल्कुल उसी तरह जैसे हादसे के दिन चालू हुआ होगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दिमाग का एक और हिस्सा जो बोलने और सोचने से जुड़ा है वो लगभग बंद पड़ा था। यह वही हिस्सा है जो शब्द बनाता है, जो हमें अपने एहसासों को जबान देता है। स्कैन में वो हिस्सा सफेद था, यानी वहां कोई हलचल ही नहीं थी। इसका मतलब यह था कि जब मार्शा फ्लैशबैक में थीं, तो वो बोल नहीं सकती थीं, सोच नहीं सकती थीं, वो बस महसूस कर रही थीं, ठीक उसी तरह जैसे उस हादसे के दिन किया था। शरीर वहीं था जहां दिमाग था, 13 साल पहले वाली उस सड़क पर। और यहीं से एक बहुत बड़ी सच्चाई खुली। हम ट्रॉमा को एक याद मानते हैं, लेकिन यह याद नहीं है। एक आम याद वक्त के साथ धुंधली पड़ जाती है, रंग फीके हो जाते हैं, दर्द कम हो जाता है। लेकिन ट्रॉमा का अनुभव याद की तरह जमा नहीं होता। वो एक अधूरी फिल्म की तरह होता है जो दिमाग के अंदर अटकी रहती है। कोई एक आवाज, कोई एक खुशबू, कोई एक रोशनी उस फिल्म को दोबारा चला देती है और शरीर उसे पूरी तरह दोबारा जीता है जैसे वो घटना अभी हो रही हो। अब यह समझने के लिए कि यह सब होता कैसे है, थोड़ा दिमाग के अंदर जाना जरूरी है, लेकिन यह उतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। हमारा दिमाग 3 तहों में काम करता है। सबसे नीचे वाली तह सबसे पुरानी है, जो इंसानों और जानवरों दोनों में एक जैसी होती है। यह तह सांस लेना, दिल धड़कना, भूख लगना, खतरे में भागना, यह सब संभालती है। इसमें कोई सोच नहीं है, कोई भावना नहीं है, बस जिंदा रहने की एक कोशिश है। इसके ऊपर है दिमाग का भावनाओं वाला हिस्सा, जहां प्यार है, डर है, गुस्सा है, खुशी है। यह हिस्सा यह भी तय करता है कि कोई चीज सुरक्षित है या खतरनाक। और सबसे ऊपर है वो हिस्सा जो हमें बाकी जानवरों से अलग बनाता है। यह हिस्सा सोचता है, प्लान बनाता है, फैसले लेता है और यह समझता है कि यह तो बस आतिशबाजी है, गोली नहीं। जब सब कुछ ठीक होता है तो ये तीनों मिलकर काम करते हैं। खतरा दिखा, अलार्म बजा, लेकिन ऊपर वाले हिस्से ने समझाया कि डरने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। लेकिन ट्रॉमा में यह तालमेल टूट जाता है। जब कोई बहुत बड़ा खतरा आता है तो अलार्म इतनी जोर से बजता है कि ऊपर वाले हिस्से की आवाज दब जाती है। और अगर वो खतरा इतना बड़ा हो कि इंसान उससे न भाग सका, न लड़ सका, बस बेबस खड़ा रहा, तो वो अलार्म कभी बंद ही नहीं होता। वो बजता रहता है और दिमाग और शरीर उसी खतरे की तैयारी में लगे रहते हैं जो कब का गुजर चुका है। आपकी जिंदगी में भी क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई पुरानी बात अचानक दिमाग में कौंधी और दिल जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे, पसीना आ गया? वो दिमाग का अलार्म था जो एक पुरानी फाइल खोल रहा था। लेकिन यहां एक और बात है जो इससे भी गहरी है। एक साइंटिस्ट ने यह खोज की कि हमारा शरीर सिर्फ लड़ना और भागना नहीं जानता। इसका एक तीसरा जवाब भी है और वो है जम जाना। बिल्कुल वैसे जैसे कोई हिरण शेर को देखकर
मरने का नाटक करता है। जब खतरा इतना बड़ा हो कि भागना भी नामुमकिन हो और लड़ना भी, तो शरीर एक आखिरी चाल चलता है। वो बंद हो जाता है, महसूस करना बंद हो जाता है, दर्द कम हो जाता है, इंसान खुद से अलग हो जाता है, जैसे ऊपर से देख रहा हो अपने आप को। यही वो हालत है जो बहुत से लोग बयान करते हैं कि वो वहां थे ही नहीं, बस शरीर था। और यही जम जाने वाला रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि इसमें शरीर की वो ताकत जो भागने या लड़ने में खर्च होनी चाहिए थी, वो कहीं नहीं जाती। वो अंदर ही फंसी रहती है और बरसों बाद वो अलग अलग रूप में बाहर आती है। कभी गुस्से में, कभी बेचैनी में, कभी उस सुन्न सी जिंदगी में जहां कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन ये सब कोई कमजोरी नहीं है। जब इंसान के सामने कोई रास्ता नहीं बचता, तो दिमाग उसे बचाने के लिए वो सब कुछ करता है जो वो कर सकता है। जम जाना, महसूस करना बंद करना, ये दिमाग की कमजोरी नहीं है। ये दिमाग की सबसे बड़ी कोशिश है जिंदगी को बचाने की। तकलीफ बस इतनी है कि ये कोशिश बाद में भी जारी रहती है, तब भी जब खतरा कब का जा चुका होता है। और ये सिर्फ फौजियों के साथ नहीं होता, ये उस बच्चे के साथ होता है जो रोज रात डरता रहा, उस औरत के साथ होता है जो एक ऐसे रिश्ते में फंसी रही जहां बाहर निकलना नामुमकिन लगता था, उस इंसान के साथ होता है जिसने किसी हादसे में अपना कोई अपना खोया। शेरी जब पहली बार क्लिनिक में आई तो उसके कंधे झुके हुए थे, नजर जमीन पर टिकी थी और लंबी बाहों से ढकी कलाइयों पर जख्मों के पुराने निशान थे। वो खुद को नोचती थी, खुद को खरोंचती थी, जब तक खून ना आ जाए। और जब पूछा गया कि ऐसा क्यों करती हो, तो उसने जो जवाब दिया वो दिल दहला देने वाला था। उसने कहा कि जब मैं खुद को नोचती हूं तो कम से कम कुछ तो महसूस होता है, वरना मुझे अपने शरीर का कोई एहसास ही नहीं होता। शेरी की मां एक ऐसा घर चलाती थी जहां बेसहारा बच्चे रखे जाते थे। अक्सर अनजान, डरे हुए, परेशान बच्चे आते जाते रहते थे। शेरी उन सब की देखभाल करती थी, लेकिन उसकी खुद की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसकी मां अक्सर मुस्कुराते हुए कहती थी कि मुझे नहीं लगता तुम इस परिवार की हो, शायद अस्पताल ने बच्चे बदल दिए। सुनने में शायद ये सिर्फ बातें लगें, लेकिन वो बातें शेरी के शरीर में उतर गई थीं। उसके शरीर ने वो दर्द अपने ऊपर ले लिया जो दिमाग झेल नहीं सकता था, और धीरे धीरे उसने खुद को बंद कर लिया। एक दिन शेरी को एक मैसाज थेरेपिस्ट के पास भेजा गया। पहले सेशन में थेरेपिस्ट ने उसे लिटाया और हल्के से उसके पैरों को थाम लिया। शेरी की आंखें बंद थीं। कुछ ही देर में उसने घबराकर चिल्लाया, आप कहां हैं? जबकि थेरेपिस्ट ठीक वहीं थी, उसके पैरों पर हाथ रखे हुए। शेरी को अपने शरीर का इतना भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसे छू रहा है। वो अपने ही जिस्म से इतनी दूर हो चुकी थी कि किसी का स्पर्श भी उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। यह कोई नाटक नहीं था, यह ट्रॉमा का एक बेहद गहरा असर है जिसे बहुत लंबे वक्त तक समझा ही नहीं गया। इस हालत में इंसान अपने एहसासों के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाता। ऐसे लोग गुस्से में दिखते हैं लेकिन कहते हैं कि सब ठीक है, डरे हुए लगते हैं लेकिन कहते हैं कि कोई बात नहीं। उनका शरीर एक भाषा बोल रहा होता है जो उनका अपना दिमाग पढ़ नहीं पाता। एक रिसर्च में ट्रॉमा से गुजरे लोगों से बस इतना कहा गया कि आराम से लेटे रहो, कुछ मत सोचो। जब कोई आम इंसान कुछ नहीं सोच रहा होता तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जागता है जो ये महसूस करता है कि मैं कौन हूं, मुझे कैसा लग रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने बचपन में बहुत गहरा ट्रॉमा झेला था, उनके दिमाग में यह हिस्सा लगभग बंद पड़ा था, जैसे अंदर की रोशनी ही बुझ गई हो। जो लोग गहरे ट्रॉमा से गुजरे हैं वो न सिर्फ दूसरों से कट जाते हैं बल्कि खुद से भी कट जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें नहीं पता कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। वो अपने लिए ही अजनबी बन जाते हैं। हमारे शरीर में नसों का एक बड़ा जाल फैला हुआ है जो सिर्फ दिमाग से नहीं जुड़ा, यह दिल से जुड़ा है, फेफड़ों से जुड़ा है, पेट से जुड़ा है। और इस पूरे जाल को एक बड़ी नस चलाती है जो दिमाग से लेकर पेट तक फैली हुई है और शरीर और दिमाग के बीच एक पुल का काम करती है। जब हम किसी प्यारे इंसान का चेहरा देखते हैं या कोई जानी पहचानी आवाज सुनते हैं तो यही नस दिल की धड़कन को धीमा करती है, सांस को गहरा करती है और शरीर को बताती है कि तुम सुरक्षित हो। यही वजह है कि किसी भरोसेमंद इंसान का बस पास होना हमें शांत कर देता है, लेकिन ट्रॉमा के बाद यह पूरा तंत्र गड़बड़ा जाता है। एक प्यारा चेहरा भी खतरनाक लग सकता है, एक दोस्त की हंसी भी तनाव पैदा कर सकती है। और इसका सबसे दर्दनाक नतीजा यह होता है कि इंसान अकेला हो जाता है, भीड़ में भी, घर में भी, क्योंकि जो नसें उसे दूसरों से जोड़नी चाहिए थीं
वो अब उसे हर किसी से डराने लगती है। एक बेहद सच्ची बात यह है कि शायद मानसिक सेहत की सबसे बुनियादी जरूरत यह है कि हम किसी दूसरे इंसान के साथ सुरक्षित महसूस करें, और ट्रॉमा से गुजरे लोगों के लिए यही दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। यह सब सुनकर शायद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, यह सब तो बड़ों की बात है, बच्चों के साथ क्या होता है? क्या एक छोटा बच्चा जो अभी अपनी जिंदगी शुरू कर रहा है, क्या वो इन सब चीजों का शिकार हो सकता है? दरअसल एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास इस दुनिया को समझने का बस एक ही जरिया होता है, और वो है वो इंसान जो उसे गोद में उठाता है। मां की आवाज, चेहरा और स्पर्श, यही उसकी पहली पाठशाला है। यहीं से वो सीखता है कि दुनिया सुरक्षित है या खतरनाक। यहीं से उसे पता चलता है कि जब वो रोएगा तो कोई आएगा या नहीं। यहीं से उसे एहसास होता है कि वो इस दुनिया में कुछ खास है या नहीं। लेकिन क्या होता है जब यह पाठशाला ही गलत सबक सिखाने लगे? दशकों की रिसर्च ने दिखाया है कि जब मां पास होती है तो बच्चा बेफिक्री से खेलता है, दूर जाता है, नई चीजें ढूंढता है। लेकिन जैसे ही मां का ध्यान भटकता है या वो कहीं चली जाती है, बच्चा दौड़कर वापस आता है। वो बस ये पक्का करना चाहता है कि मेरी सुरक्षित जगह अभी भी मौजूद है। इसे सिक्योर बेस कहते हैं, यानी एक ऐसा ठोस आधार जिससे बच्चा दुनिया को जानने की हिम्मत पाता है। और यह सिर्फ भावनात्मक जरूरत नहीं है, यह शरीर की जरूरत है। एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है जिसे स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक मां अपने 2 महीने के बच्चे के साथ खेल रही थी, हंस रही थी, आवाजें निकाल रही थी और बच्चा खिलखिला रहा था। फिर मां ने अचानक अपना चेहरा बिल्कुल खाली कर लिया। कोई भाव नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक सपाट चेहरा। बच्चे ने पहले मुस्कुराने की कोशिश की, फिर हाथ हिलाए, फिर आवाजें निकाली, और जब कुछ भी काम नहीं आया तो वो रोने लगा और अपना मुंह छुपा लिया। पूरा एक्सपेरिमेंट सिर्फ 3 मिनट का था। 3 मिनट में एक नन्हे बच्चे के तनाव बढ़ाने वाले रसायन उछल गए, दिल की धड़कन बढ़ गई, शरीर ने खतरे का अलार्म बजा दिया। बस इतना हुआ कि मां का चेहरा खाली हो गया। अब उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसका यह रोज का अनुभव हो। एक 14 साल का लड़का था जिसका नाम जैक था। उसे त्योहार की रात एक खाली घर में घुसते हुए पकड़ा गया था। पुलिस आई, उन्होंने उसे पहचाना क्योंकि यह पहली बार नहीं था। जब पूछा गया कि जेल में तुमसे मिलने कौन आएगा, जैक ने कहा, कोई नहीं, मुझ पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता। और फिर उसने बताया कि जब पुलिस ने उसे देखकर कहा, अरे यह जैक है फिर से, तो उसे अच्छा लगा क्योंकि किसी ने उसे पहचाना, किसी को पता था कि वो है। एक बच्चा घरों में चोरी इसलिए कर रहा था ताकि कोई उसका नाम ले। यही वो पल है जब समझ में आता है कि किसी से जुड़ाव का एहसास इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत है, खाने और पानी जितनी बुनियादी। लेकिन एक ऐसी हालत भी है जो सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। इसे डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट कहते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए जो इंसान उनकी देखभाल करता है वही उनके डर की वजह भी है। जिस इंसान से सुरक्षा चाहिए वही चोट पहुंचाता है। जब ऐसा बच्चा अपनी मां को देखता है तो उसके दिमाग में एक साथ 2 संकेत जाते हैं। एक कहता है पास जाओ, यही तुम्हारी सुरक्षित जगह है। दूसरा कहता है दूर भागो, यहां खतरा है। और जब दोनों संकेत एक साथ टकराते हैं तो बच्चा सुन्न हो जाता है, न पास जा सकता है न दूर भाग सकता है। इसे फ्राइट विदाउट सोल्यूशन कहते हैं, वो डर जिसका कोई हल नहीं। और यह डर बच्चे के पूरे दिमाग को नए सिरे से गढ़ देता है। मैरिलिन नाम की एक नर्स अपने साथी को रात में सोते हुए मारने लगी थी और उसे खुद नहीं पता था क्यों। जब बचपन के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसे ज्यादा कुछ याद नहीं, बस शायद सब ठीक रहा होगा। लेकिन जब उसे एक फैमिली पोर्ट्रेट बनाने को कहा गया तो जो तस्वीर बनी उसमें एक डरी हुई बच्ची थी जो एक पिंजरे में बंद थी और चारों तरफ से खतरा ही खतरा था। मैरिलिन ने खुद वो तस्वीर बनाई, लेकिन उसने खुद वो सच नहीं देखा। उसके शरीर को याद था वो सब जो उसके दिमाग ने दफना दिया था। और यही वो बात है जो इस किताब को सबसे अलग बनाती है। मैरिलिन जैसी 12 महिलाओं की शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति का टेस्ट किया गया जिनके साथ बचपन में बुरा हुआ था, और 12 ऐसी महिलाओं का जिनके साथ कुछ नहीं हुआ था। नतीजा चौंकाने वाला था। जिन औरतों के साथ बचपन में बुरा हुआ था उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति हर चीज को दुश्मन मानने लगी थी। वो ताकत जो शरीर की रक्षा करती है वो खुद शरीर पर हमला करने लगी थी। मैरिलिन को खुद उसी साल एक ऐसी बीमारी पकड़ी जिसमें शरीर अपने ही अंगों को नष्ट करने लगता है।
शरीर ने वो दर्द अपने अंदर रख लिया था जो दिमाग ने भूलने की पूरी कोशिश की थी। एक डॉक्टर थे जो एक बड़े हॉस्पिटल में मोटापे का इलाज करते थे। उनके पास एक 28 साल की नर्स आई जिसका वजन 185 किलो था। एक खास प्रोग्राम में शामिल करने के बाद 51 हफ्तों में उसका वजन 60 किलो पर आ गया, जो लगभग एक चमत्कार जैसा था। लेकिन कुछ महीने बाद वो नर्स फिर आई और डॉक्टर हैरान रह गए। उसका वजन इतनी तेजी से वापस बढ़ रहा था जो शरीर के हिसाब से लगभग नामुमकिन थी। जब गहराई से पूछा गया तो धीरे धीरे कहानी बाहर आई। जब वो पतली हुई तो उसके काम की जगह पर एक मर्द उसे देखने लगा, उसके साथ छेड़खानी करने लगा और एक दिन उसने शारीरिक संबंध का इशारा किया। उस रात वो घर गई और खाने लगी। रात को सोते हुए भी उठकर खाने लगी। कुछ हफ्तों में सारा वजन वापस आ गया। जब और गहरे जाकर पूछा गया तो उसने बताया कि उसके दादा ने बचपन में उसका यौन शोषण किया था और उसके लिए मोटापा एक ढाल था, एक ऐसी दीवार जो उसे उस दुनिया से बचाती थी जो उसे असुरक्षित लगती थी। बाकी मोटापे के मरीजों से भी पूछा गया तो पता चला कि ज्यादातर के बचपन में कुछ न कुछ हुआ था। मोटापा उनकी बीमारी नहीं था, मोटापा उनका समाधान था। इसी सच ने एक बहुत बड़ी स्टडी को जन्म दिया जो एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस स्टडी यानी AC स्टडी के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुई। 17,000 से ज्यादा लोगों का सर्वे किया गया। ये कोई गरीब या कमजोर तबके के लोग नहीं थे, ये ज्यादातर पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोग थे और जो नतीजे आए उन्होंने सबको चुप कर दिया। सिर्फ 1/3 लोगों ने कहा कि उनके बचपन में कुछ बुरा नहीं हुआ। बाकी 2/3 लोगों ने बताया कि उनके साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ था। गालियां, मार, यौन शोषण, घर में शराबी माँ बाप या घर में हिंसा। हर बुरे अनुभव को एक अंक दिया गया। जितने ज्यादा अंक, बचपन में उतनी ज्यादा तकलीफ और बाद की जिंदगी में उतनी ज्यादा तबाही। जिनका स्कोर 4 या उससे ज्यादा था उनमें उदासी की बीमारी 6 गुना ज्यादा मिली, शराब की लत 7 गुना ज्यादा। और सबसे दिल दहलाने वाला आंकड़ा यह था कि खुदकुशी की कोशिशें 5,000% ज्यादा थीं। इस स्टडी के एक सह शोधकर्ता जब पहली बार यह आंकड़े देख रहे थे तो वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि यह शायद सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या है जिसे कोई देखना ही नहीं चाहता, बचपन का ट्रॉमा। और यह ट्रॉमा सिर्फ मानसिक निशान नहीं छोड़ता, यह शरीर के अंदर उतरता है, कोशिकाओं तक पहुंचता है, जीन्स तक पहुंचता है। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो मादा चूहे अपने बच्चों को जन्म के पहले 12 घंटों में जितना ज्यादा चाटती हैं और साफ करती हैं, उनके बच्चे बड़े होकर उतने ही कम डरे हुए होते हैं, उनके तनाव वाले रसायन कम होते हैं और दिमाग के याददाश्त वाले हिस्से ज्यादा मजबूत होते हैं। सिर्फ मां का स्पर्श, सिर्फ उसकी देखभाल 1000 से ज्यादा जीन्स को हमेशा के लिए बदल देती है। और इंसानों में भी ठीक यही होता है। एक बार एक भयानक बर्फीला तूफान आया जिसमें कई हफ्तों तक घरों में बिजली और गर्मी नहीं रही। जो बच्चे उस वक्त अपनी मां के पेट में थे और जिनकी मां को ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी, उन बच्चों के जीन्स में हमेशा के लिए बदलाव पाए गए। तूफान खत्म हो गया, लेकिन उन बच्चों के शरीर में उस तूफान की छाप जिंदगी भर के लिए दर्ज हो गई। यानी अनुभव जीन्स को बदल सकते हैं और वो बदलाव अगली पीढ़ी तक भी जा सकते हैं। अब शायद आप सोच रहे हो कि यह बड़ा सुनाई देता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसका असर कैसा दिखता है। एक मरीज ने बताया कि 5वीं कक्षा तक स्कूल में रोज उसकी पिटाई होती थी और जब वो मोटा हुआ तो पिटाई बंद हो गई। उसने कहा कि मैंने मोटापा इसलिए नहीं पाला कि मुझे खाना पसंद था, मैंने इसलिए पाला क्योंकि मोटा होने पर कोई मुझे नहीं मारता था। एक और औरत ने कहा, मोटा होना मतलब अनदेखा होना, और मुझे यही चाहिए था। यह सुनने पर एक बड़ी सच्चाई सामने आती है कि जिसे हम समस्या समझते हैं वो दरअसल एक हल है। शराब, नशा, मोटापा, खुद को नुकसान पहुंचाना, ये सब उन लोगों के लिए जिंदा रहने के तरीके हैं जिन्होंने बचपन में कुछ ऐसा झेला जो असहनीय था। और तभी क्लिनिक में एक 2.5 साल का बच्चा आया जिसका नाम एंथनी था। एंथनी लगातार काटता था, मारता था, रोता था, दीवारों से सिर टकराता था। जब उसकी मां उसे दूर करती तो वो और ज्यादा टूट जाता, और जब मां के पास बैठता तो मां कहती, छोटे बच्चे मत बनो। एंथनी की मां ने खुद बताया कि उसके एक रिश्तेदार ने 13 साल की उम्र से उसके साथ बुरा किया था। वो अकेली रही, किसी ने उसे सुरक्षित नहीं रखा, और अब वो नहीं जानती थी कि अपने बेटे को सुरक्षित कैसे रखे। ट्रॉमा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सफर करता है और इसमें मां बाप की गलती नहीं होती।
वो वही दे सकते हैं जो उन्हें खुद मिला। लेकिन यहां सबसे बुरी बात यह है कि आज भी एंथोनी जैसे बच्चों को तरह तरह की मानसिक बीमारियों के नाम दे दिए जाते हैं और तेज दवाइयां दी जाती हैं। कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, बस ये पूछा जाता है कि तुम्हारे अंदर क्या गड़बड़ है। एक 25 साल का नौजवान क्लिनिक में आया। उसका नाम जूलियन था। वो टूटा हुआ था, हारा हुआ था और फौज की नौकरी छोड़ चुका था, जिसे वो अपनी पूरी दुनिया मानता था। उसकी कहानी अजीब तरीके से शुरू हुई। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने फोन पर बताया कि एक पादरी के खिलाफ बच्चों के शोषण का मामला सामने आया है और उसने जूलियन से पूछा कि क्या उसे भी वो पादरी याद है। जूलियन ने कहा, हाँ, वो बहुत अच्छे इंसान थे। बचपन में मेरे माँ बाप के अलग होने के वक्त उन्होंने मेरा साथ दिया था। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, जूलियन अचानक घबरा गया। उसके दिमाग में एक तस्वीर कौंधी। वो पादरी एक दरवाजे में खड़े हैं, हाथ दोनों तरफ फैले हैं और वो जूलियन को देख रहे हैं जब वो बाथरूम में है। जूलियन ने कहा, मुझे जाना है, और फोन काट दिया। उस रात जूलियन अपने कमरे में बैठा था, ये सोचते हुए कि वो पागल हो रहा है। तस्वीरें आती जाती रहीं, एक कुर्सी, एक मखमली गद्दी, एक ऐसा खेल जो कुछ और बन गया, और दर्द। लेकिन कोई पूरी कहानी नहीं थी, बस टुकड़े थे, जैसे किसी फटी हुई तस्वीर के टुकड़े जमीन पर बिखरे हों। जूलियन को घबराहट के दौरे आने लगे। वो खुद को खरोंचने लगा। वो अपने शरीर से बाहर निकलकर खुद को देखता था जैसे कोई और देख रहा हो। 10 साल से ज्यादा वक्त तक वो सब कुछ भूला रहा और एक फोन कॉल ने सब वापस ला दिया, लेकिन टुकड़ों में। यहां एक सवाल उठता है जो शायद आपके मन में भी उठ रहा हो। इतने साल बाद यादें वापस कैसे आती हैं, और अगर आती हैं तो इतनी अधूरी क्यों होती हैं? क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है? बहुत पहले एक डॉक्टर एक मरीज से मिले जिसका नाम इरेन था। इरेन की मां एक बीमारी से मर गई थी। इरेन ने महीनों तक अकेले मां की देखभाल की थी, और जब मां का आखिरी वक्त आया तो इरेन इतनी थकी हुई, इतनी टूटी हुई थी कि उसका दिमाग यह सच मानने से ही मना कर गया। मां मरी हुई पड़ी थी और इरेन घंटों उसे दवाई देने की कोशिश करती रही। हॉस्पिटल में आने के बाद इरेन को अपनी मां की मौत की कोई याद नहीं थी, लेकिन हफ्ते में कई बार एक अजीब बात होती। वो एक खाली बिस्तर की तरफ देखती, खो जाती, और फिर जैसे उसके हाथ खुद से चलने लगते। वो हवा में किसी को दवाई देती, बात करती, अपनी मां की देखभाल करती जो वहां थी ही नहीं, घंटों तक। और जब यह दौरा खत्म होता तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। डॉक्टर ने समझा कि इरेन की याद उसके दिमाग में एक कहानी के रूप में नहीं थी, वो शरीर में थी, मांसपेशियों में थी, हाथों की हरकतों में थी। और जब कोई ट्रिगर मिलता, एक खाली बिस्तर, एक खास रोशनी, उसके हाथ खुद वो सब दोहराने लगते जो उसका दिमाग याद नहीं कर सकता था। और यही वो बात है जो इस पूरी किताब की नींव है। जब कोई सामान्य घटना होती है तो दिमाग उसे एक कहानी की तरह जमा करता है, शुरुआत, बीच और अंत। वक्त के साथ ये कहानी बदलती है, रंग फीके पड़ते हैं, दर्द कम होता है, और हम कहते हैं कि अरे वो तो बहुत पहले की बात है। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है तो दिमाग का वो हिस्सा जो कहानी बनाता है, जो समय का क्रम बनाता है, जो शब्द देता है, वो बंद हो जाता है। हमने पहले देखा था कि फ्लैशबैक के दौरान दिमाग का बोलने वाला हिस्सा काम करना छोड़ देता है। तो ट्रॉमा किसी कहानी की तरह जमा नहीं होता, वो जमा होता है टुकड़ों में। तस्वीरें, आवाजें, खुशबू, शरीर की अनुभूतियां। और ये टुकड़े किसी बीते हुए कल में नहीं होते, ये एक ऐसे वर्तमान में होते हैं जो कभी खत्म नहीं हुआ। जब कोई ट्रिगर मिलता है तो ये टुकड़े दोबारा जिंदा हो जाते हैं, उसी ताकत के साथ जैसे वो घटना अभी इसी पल हो रही हो। जूलियन के लिए ट्रिगर उसकी गर्लफ्रेंड का एक मामूली जुमला था, आयरन के लिए एक खाली बिस्तर। और यहीं से वो सच्चाई सामने आती है जो पूरी थेरेपी की दुनिया को चुनौती देती है। बहुत पहले से यह माना जाता रहा है कि बात करने से इंसान ठीक होता है। यह कहा गया कि अगर इंसान अपना दर्द शब्दों में रख दे तो वो बाहर निकल जाएगा और ट्रॉमा की जकड़ ढीली पड़ जाएगी। और यह तरीका आज भी इस्तेमाल होता है। थेरेपी में बात की जाती है, बताइए क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कैसा लगा। और कुछ हद तक ये काम भी करता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये काफी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ट्रॉमा शब्दों में नहीं है, वो शरीर में है। जब जूलियन का दिमाग स्कैन होता, जब वो उस ट्रॉमा को याद करता, तो उसका बोलने वाला हिस्सा बंद हो जाता। तो वो शब्दों में क्या बयान करे? उसके पास शब्द ही नहीं थे। उसके पास थी तस्वीरें, शरीर की अनुभूतियां और घबराहट। और अगर हम किसी को बार बार उस ट्रॉमा को याद करने पर मजबूर करें तो क्या होता है? वो सिर्फ उसे दोबारा जीता है,
दोबारा तकलीफ उठाता है और तनाव के रसायन उस याद को और गहरी बना देते हैं, जैसे किसी जख्म को बार बार खोदने से वो और गहरा होता जाता है। आयरन का इलाज तब हुआ जब महीनों बाद उससे पूछा गया कि मां के साथ क्या हुआ था। आयरन रोई और बोली, मां मर गई थी और पिताजी नशे में थे। मैंने घंटों उन्हें वापस लाने की कोशिश की। सुबह मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं रहा। पहली बार उसके पास शब्द थे, पहली बार वो कहानी थी, और पहली बार उसकी आवाज में वो दुख था जो उसने सच में झेला था। यही ठीक होना था, यही बिखरी हुई यादों का एक जगह आना था। लेकिन जूलियन के लिए और लाखों दूसरे लोगों के लिए ये बस बात करने से नहीं हो सकता, क्योंकि उनका ट्रॉमा इतना गहरा है, इतना पुराना है, इतना शरीर में उतरा हुआ है कि शब्द उस तक पहुंच ही नहीं पाते। तो फिर रास्ता क्या है? कोई तरीका है भी या नहीं? और यहीं पर यह किताब एक ऐसी दिशा में मुड़ती है जो सबसे क्रांतिकारी मानी जाती है। एक ऐसी दिशा जो कहती है कि ठीक होना शब्दों से नहीं होता, ठीक होना शरीर से होता है। एक साइकोलॉजिस्ट एक दिन टहल रही थी। उनके मन में कुछ परेशान करने वाले विचार चल रहे थे और अचानक उन्होंने देखा कि जब उनकी आंखें एक तरफ से दूसरी तरफ तेजी से हिलती है तो वो विचार कम तकलीफदेह लगने लगते हैं। ये बात इतनी अजीब थी कि उन्होंने सालों तक इस पर काम किया, इसे एक ठोस इलाज में ढाला और इसे नाम दिया EMDR, यानी आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। सीधे शब्दों में कहें तो आंखों की हरकत के जरिए दर्दनाक यादों को दोबारा सहेजने का तरीका। इस इलाज के बारे में पहली बार पता चला एक मरीज मैगी से। मैगी बेहद मुश्किल इंसान थी, हर किसी से लड़ती थी, कभी किसी पर भरोसा नहीं करती थी। लेकिन एक दिन उसने बताया कि उसने एक EMDR सेशन किया है। उस सेशन में वो पूरी तरह वापस चली गई उस पल में जब उसके पिता ने 5 साल की उम्र में उसके साथ बुरा किया था। उसने वो सब महसूस किया जैसे वो छोटी बच्ची वहां मौजूद हो, लेकिन उसने वो सब अपनी 29 साल की आंखों से भी देखा और उसने कहा, मैं इतनी छोटी थी, एक बड़ा आदमी इतनी छोटी बच्ची के साथ ये कैसे कर सकता था? ये मेरी गलती नहीं थी। यह सुनकर चौंकना लाजमी था, क्योंकि यही तो सालों से तलाश थी। एक ऐसा तरीका जिससे लोग अपने ट्रॉमा के पास जाएं बिना उसमें डूबे। EMDR में होता यह है कि थेरेपिस्ट अपनी उंगली को धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाता है। मरीज अपनी आंखों से उसे देखता रहता है और साथ ही उस दर्दनाक याद को दिमाग में रखता है। दोनों तरफ की यह हरकत दिमाग के उस काम को जगाती है जो सामान्य तौर पर सपने देखते वक्त होता है, जब दिमाग यादों को जोड़ता है और उन्हें बीते हुए कल में रख देता है। एक रिसर्च में EMDR और एक मशहूर दवाई की तुलना की गई। EMDR से इलाज लेने वालों में से 60% 8 महीने बाद पूरी तरह ठीक थे, जबकि दवाई लेने वाले लगभग सभी दवाई बंद होने पर वापस पहले जैसे हो गए। डेविड नाम के एक इंसान की 30 साल पहले एक हमले में बाईं आंख की रोशनी चली गई थी। 30 साल तक वो गुस्से में जीता रहा, अपने बेटे पर चिल्लाता था, पत्नी से दूर था। 5 EMDR सेशंस के बाद उसने कहा कि पहली बार मुझे अंदर से शांति महसूस हो रही है। 1 साल बाद उसने बताया कि वो योगा करता है और बगीचे में काम करते हुए हंसता है। लेकिन EMDR हर किसी के लिए काफी नहीं होता। कुछ लोगों के लिए जिन्होंने बचपन से बहुत गहरा दर्द झेला है, एक और रास्ता चाहिए था। क्लिनिक में एक योगा सिखाने वाला आया। उसने बताया कि वो पुराने फौजियों और बलात्कार की शिकार औरतों को योगा सिखा रहा है और उन्हें फायदा हो रहा है। शुरू में शक हुआ, लेकिन मौका दिया गया और जो नतीजा आया वो चौंकाने वाला था। योगा ने ट्रॉमा से गुजरे लोगों को वो दिया जो कोई दवाई नहीं दे सकती थी, अपने शरीर से दोबारा जुड़ने का मौका। सांस पर ध्यान देना, ये महसूस करना कि मांसपेशियां कहां कसी हुई हैं, ये समझना कि एक अनुभूति आती है और चली भी जाती है। एनी, जो सालों से अपने शरीर को दुश्मन मानती थी, खुद को काटती थी ताकि कुछ महसूस हो, उसने योगा के बाद लिखा, मुझे आज लगा कि मेरे शरीर की कुछ कहने की इच्छा है और मैंने खुद से कहा कि मैं सुनने की कोशिश करूंगी। ये एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन उस औरत के लिए जो बरसों से अपने ही जिस्म से जंग लड़ रही थी, ये एक क्रांति था। रिसर्च में पाया गया कि 10 हफ्तों की योगा थेरेपी से PTSD के वो लक्षण कम हुए जो सालों की दवाई और बात करने वाली थेरेपी से नहीं हुए थे। लेकिन ट्रॉमा से ठीक होने में एक और पहलू है जो सबसे ज्यादा अनदेखा रह जाता है। एक थेरेपी का तरीका है जिसकी बुनियादी समझ ये है कि हम सब अंदर से बहुत सारे हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा है जो दुनिया को संभालता है, एक हिस्सा
बचपन में कहीं छुप गया है। एक हिस्सा बेहद सख्त है जो हमें कमजोर नहीं होने देता, और एक हिस्सा बहुत डरा हुआ है। ट्रॉमा के बाद ये हिस्से एक दूसरे से कट जाते हैं, और जो बच्चा अंदर चोट खाया था वो कहीं गहरे में दब जाता है। बाकी हिस्से उसे बचाने की कोशिश में अजीब व्यवहार करते हैं। जब एक सेशन में एक मरीज ने देखा कि उसकी बड़ी वाली सेल्फ उसकी छोटी वाली सेल्फ को गले लगा रही है, वो ठीक होने का एक बहुत गहरा पल था। और फिर एक और तरीका है जो सीधे दिमाग से काम करता है। इसमें सिर पर छोटे उपकरण लगाए जाते हैं जो दिमाग की तरंगों को पढ़ते हैं। जब सेहतमंद तरंगें आती हैं तो एक अच्छी आवाज बजती है, और जब तरंगें गड़बड़ होती हैं तो आवाज रुक जाती है। धीरे धीरे दिमाग खुद सीखता है कि सेहतमंद ढर्रा कैसे बनाए। कुछ ऐसे बच्चे जो बोलते ही नहीं थे, जो कक्षा में बैठ नहीं सकते थे, जिन्हें कई मानसिक बीमारियों के नाम दिए गए थे, इस तरीके के बाद पहली बार सामान्य जिंदगी जीने लगे। और फिर एक ऐसा ठीक होने का तरीका है जो सुनने में सबसे हैरान करने वाला लगता है, लेकिन सबसे ताकतवर है। नाटक। कुछ स्कूलों में एक शेक्सपियर प्रोग्राम शुरू किया गया। मुश्किल हालात में पले बच्चे, कानून तोड़ने वाले बच्चे, बेसहारा बच्चे, इन सब ने शेक्सपियर के नाटक किए। वो बच्चे जो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, जो किसी से आंख नहीं मिला सकते, जो किसी के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते, वो मंच पर एक दूसरे की जान बचा रहे थे। वो एक टीम बन रहे थे, एक दूसरे पर निर्भर हो रहे थे। एक बार बलात्कार की शिकार औरतों के एक समूह में बाहर गोलियां चल रही थीं। एक औरत ने गुनगुनाना शुरू किया, फिर दूसरी ने, फिर सबने, और फिर सब उठकर नाचने लगी। यही ठीक होना है। शरीर के जरिए दूसरों से जुड़ना, एक लय में बंधना, साथ होने का एहसास। और यहां वो बात आती है जो इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सबक है। बिल, वो मरीज जिससे हम शुरुआत में मिले थे, जो जंग से लौटा था और जिसका दर्द इतना गहरा था कि डॉक्टर्स उसे पागल समझते थे, उसने 30 साल बाद एक कॉल किया। तब वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक नसों की बीमारी उसके शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर रही थी। उसे योगा करने की सलाह दी गई। बिल ने एक बेहद कठिन योगा शुरू किया। उसके अंग कभी कभी बीच में काम करना बंद कर देते थे, लेकिन वो रुका नहीं। उसने योगा सिखाने की ट्रेनिंग ली, और अब वो उसी जगह जहां वो खुद जंग पर जाने के लिए रिपोर्ट हुआ था, वहां दूसरी जंगों से लौटे फौजियों को योगा सिखाता है। अब तक 1300 से ज्यादा फौजी उसकी कक्षाओं में आ चुके हैं। ये कहानी है बदलाव की, वापसी की, जिंदगी को दोबारा अपना बनाने की। तो इस पूरी किताब ने हमें क्या सिखाया? पहली बात, ट्रॉमा कोई घटना नहीं है। ट्रॉमा वो छाप है जो कोई घटना आपके दिमाग, शरीर और रूह पर छोड़ जाती है। दूसरी बात, ट्रॉमा ठीक होता है, लेकिन सिर्फ शब्दों से नहीं, सिर्फ समझ से नहीं। ठीक होना शरीर से होता है, सांस से, हरकत से, किसी के साथ सुरक्षित महसूस करने से। तीसरी बात, जो व्यवहार हम समस्या समझते हैं, चाहे वो मोटापा हो, नशे की लत हो, खुद को नुकसान पहुंचाना हो, गुस्सा हो, वो असल में जिंदा रहने के तरीके हैं। जब तक हम ये नहीं समझते, हम उन लोगों की मदद नहीं कर सकते। चौथी बात, रिसर्च ने साबित किया है कि बचपन का ट्रॉमा शायद सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या है जिसे कोई देखना नहीं चाहता। इसे पहचानना और इस पर काम करना सबसे जरूरी है। और पांचवी बात, सुरक्षा का एहसास, दूसरों से जुड़ाव और अपने शरीर को दोबारा अपना घर मानना, यही ठीक होने का असली रास्ता है। इस किताब का नाम है द बॉडी कीप्स द स्कोर। शरीर हिसाब रखता है, हर ट्रॉमा का, हर खुशी का, हर उस पल का जब किसी ने सुरक्षित रखा, और हर उस पल का जब किसी ने छोड़ दिया। लेकिन शरीर सिर्फ हिसाब नहीं रखता, शरीर ठीक भी होता है, बस उसे मौका मिलना चाहिए। आपसे एक सवाल है जिसका जवाब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में लिखें। इस पूरे वीडियो में जो आपने सुना, बचपन के जख्मों की रिसर्च, जुड़ाव की जरूरत, ट्रॉमा का साइंस, इनमें से कौन सी एक बात थी जिसने आपको सबसे ज्यादा रोका और सोचने पर मजबूर कर दिया? क्या आपने खुद की या किसी करीबी की जिंदगी में इनमें से कुछ पहचाना? कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि कभी कभी ठीक होने की शुरुआत बस इतने से होती है कि हम बोलने लगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे इसकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।